नमस्कार। आज हम आपको डीएलएड 2018 फोर्थ सेमेस्टर में विज्ञान विषय के अंतर्गत हम जो ब्लड का टॉपिक पढ़ा रहे थे, जो ब्लड के कुछ भाग थे उनके बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें हम बताने जा रहे हैं 7th चैप्टर में विषाणु के बारे में। विषाणु क्या है? विषाणु जिसे हिंदी में विषाणु बोला जाता है, इंग्लिश में इसे प्लेटलेट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स यानी जो मैंने आपको बताया कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार के बारे में बात करी थी। तो मैं आज इन प्लेटलेट्स के बारे में अध्ययन करा रहा हूं। जो प्लेटलेट्स होती हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से बहुत ही छोटी होती हैं आकार में, बहुत ही इसका स्मॉल साइज होता है, और इनका निर्माण सूर्य के प्रकाश में होता है और वसा में जो घुलनशील जो विटामिन है यानी B12 यानी इसे जीवन सत्व के नाम से भी जानते हैं, इसके प्रभाव के कारण होता है। हमारे शरीर में इनका निर्माण जब हम कहा जाता है कि सुबह सुबह प्रत्येक जीवधारी को सूर्य के प्रकाश में यानी विटामिन डी लेनी चाहिए। वो इसलिए कहा जाता है कि आपके शरीर में जीवन सत्व यानी B12 का निर्माण कर सके। 1 घन मिलीमीटर में इनकी संख्या 2.5 लाख से 3 लाख तक होती है। यानी प्लेटलेट्स की संख्या 1 मिलीमीटर में 2.5 लाख से 3 मिलीमीटर तक होती है, 1 घन मिलीमीटर में। इनका अंत अन्य सभी की तरह प्लीहा में भक्षण कर लिया जाता है। यानी क्वेश्चन आता है कि प्लेटलेट्स का कब्रिस्तान क्या है, यानी कहां पर इनका भक्षण कर लिया जाता है, दफना दिया जाता है, तो प्लीहा में इनको भक्षण कर लिया जाता है। प्लीहा में इनके कार्य की बात करें तो प्लेटलेट्स का जो कार्य है रक्त के जमने में सहायक होता है। रक्त का जमना यानी जब हमारी किसी कोशिका पर क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो उन क्षतिग्रस्त कोशिकाओं में से ब्लड का निकलना शुरू हो जाता है। जब ब्लड का निकलना शुरू हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर में विटामिन के की उपस्थिति में और प्लेटलेट्स क्या करती हैं, रक्त के जमने में सहायता प्रदान करती हैं। और रक्त का जमना जब शुरू होता है तो उस समय प्रोथाम्बिन क्रिया होती है, फाइब्रोजिन प्रोथाम्बिन क्रिया। जब भी मैं इस टॉपिक को बताऊंगा, रक्त का जमने वाले भाग में इस टॉपिक के बारे में अध्ययन कराऊंगा विस्तृत रूप से। तो यहां ये समझ लीजिए कि विषाणुओं का कार्य रक्त के जमने में सहायता प्रदान करना होता है, यानी रक्त के जमने में इनका योगदान होता है। रोगों से लड़ने में ये मदद करती हैं, यानी एंटीजेंस का निर्माण करती हैं। यानी एंटीजेंस का निर्माण यानी लाखों संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में बताई थी, घेराबंदी कर लेती हैं और लाखों की संख्या में इकट्ठी होती, यानी ये रोगों से लड़ने में सहायक होती हैं। और दूसरी बात क्या है कि इनका मुख्य कार्य और है कि कोशिकाओं यानी रक्त कोशिकाओं की जो टूट फूट हो जाती है तो उनको रिपेयर करने का काम, उनकी मरम्मत करने का भी काम यही कोशिकाएं करती हैं। यानी विषाणु रक्त की कोशिकाओं की टूट फूट में मरम्मत करने का कार्य करती हैं। विषाणुओं में कुछ एंटीजेंस होती हैं जो प्रतिपिंड को कार्य करने हेतु उत्तेजित कर देती हैं। प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडीज को कार्य करने के लिए उत्तेजित कर देती हैं। तो ये बात थी रक्त के विषाणुओं के कार्य के बारे में। अब कमी के बारे में बताएंगे। विषाणुओं की कमी के कारण भी कुछ रोग हो जाते हैं, कुछ लक्षण होते हैं। जैसे कि जब हमारी मांसपेशियों का फ्रैक्चर हो जाता है तो हमारे शरीर में सूजन आ जाती है। अक्सर करके हम देखते हैं कि जब मांसपेशियों का फ्रैक्चर होता है तो उसमें कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो शरीर में हमारे में सूजन आ जाती है और ये सूजन ही रक्त के जमने में या रक्त को कोशिकाओं के रिपेयर करने में भी मदद करती हैं। तो हम ये बात करने जा रहे हैं विषाणुओं की कमी के प्रभाव। कमी से प्रभाव क्या हो जाता है, शरीर में सूजन आ जाती है।
शरीर में सूजन आ जाती है। ठीक, शरीर में सूजन के साथ साथ त्वचा के अंदर रक्तस्राव होने से लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं। रक्तस्राव होने से, स्राव कब? त्वचा के अंदर। लाल निशान यानी चकत्ते बन जाते हैं, लाल निशान हमारे शरीर में आ जाते हैं और ये लाल लाल चमकने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं, अर्थात कोशिकाएं रक्तस्राव के कारण त्वचा के ऊपर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। ये बात हमने बताई थी प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स के बारे में हम बात दोबारा फिर अध्ययन करेंगे तो बताएंगे। इनकी संख्या हमारे शरीर में 2.5 लाख से 3 लाख तक होती है। इनका निर्माण विटामिन B12 सूर्य के प्रकाश से होता है और ये हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने में सहायक होती हैं, रोगों से बचाने में मदद करती हैं, रक्त के जमने में सहायक होती हैं और इनकी कमी से शरीर में सूजन आ जाती है और सूजन आ जाने से इनकी कमी से सूजन आ जाती है और इनकी रक्तस्राव होने से त्वचा में लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। इसके बारे में बताया। अब नया हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रक्त का जमना। देखेंगे इसको, बहुत अच्छा टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, रक्त का जमना कैसे होता है। रक्त का जमना, छोटा बोर्ड है इसलिए प्रॉब्लम आ रही होगी आप लोगों को देखने में भी। रक्त का जमना, इसे हम ब्लड क्लोटिंग के नाम से भी जानते हैं। ब्लड क्लोटिंग, CLOTTING। क्या होता है जब हमारे शरीर में एक जटिल रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके लिए विटामिन K की आवश्यकता होती है, विवाणुओं की यानी प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है। इन सभी के कारण विटामिन K, विवाणु यानी प्लेटलेट्स, इनके द्वारा क्रियाएं होती हैं। कैल्शियम, इन सब के बारे में जो क्रियाएं होती हैं उनके बारे में हम बताने जा रहे हैं। रक्त का जमना एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस समय शरीर में चोट लगने पर, किसी भाग के कट जाने पर खून का बहना शुरू हो जाता है। शीघ्र ही रक्त का जमने से जब क्रिया शुरू हो जाती है तो ऊपर हम देख सकते हैं कि रक्त का जमना शुरू हो जाता है। मान के चलो ये आपका हाथ है, ठीक है, ये हाथ है आपका और मान लो इस भाग पर कटान हो गया है और कटान होने से रक्त बह रहा है, रक्त का बहना शुरू हो गया। रक्त का बहना हो जाता है तो यानी कोशिकाएं कट जाती हैं, रक्त का बहना शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद देखते हैं तो हमारे यहां पर रक्त के अंदर कुछ जालकावत क्रिया होने लगती है और जालकावत क्रिया होने से प्रोथाम्बिन क्रिया होती है और प्रोथाम्बिन क्रिया से विटामिन K की उपस्थिति में और रक्त का के ऊपर एक जाल बन जाता है। इसमें लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं इसमें से निकल नहीं पाती, जिससे एक थक्का बन जाता है, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का। और थक्का बनने से ब्लड निकल नहीं पाता है, धीरे धीरे उस पर कुछ पीली सी खुंड से यानी चोट पे एक पपड़ी सी बन जाती है और पपड़ी सी बनने के बाद में हमारे शरीर पर थोड़ी रक्त का बहना रुक जाता है। यदि ऐसी क्रिया न हो, ऐसी रासायनिक क्रिया न हो तो हमारे शरीर में से बहुत सा रक्त निकल जाएगा और हमारे किसी व्यक्ति के शरीर की
रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। तो आज हम इसी के बारे में अध्ययन कराने जा रहे हैं। खून बहता शीघ्र ही रक्त के जमने की क्रिया शुरू हो जाती है। ऊपर हम देख चुके हैं रक्त जमने की क्रिया विषाणुओं के विघटन से प्रारंभ होती है। रक्त जमने की प्रक्रिया हम निम्न अवस्थाओं में समझ सकते हैं। पहली अवस्था है विषाणु विघटित होकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। विषाणु विघटित यानी प्लेटलेट टूट करके विघटित होकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। नंबर 2, थर्मोप्लास्टिन यकृत में बनने वाले प्रोथाम्बिन एंजाइम यानी दूसरी है प्रोथाम्बिन एंजाइम प्रोथाम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन प्लस कैल्शियम प्लस विटामिन के जब इनकी क्रिया होती है तब बनता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन बनता है। तीसरी क्रिया में ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन प्लस थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन मिलकर के फाइब्रिन नामक महीन धागे जैसी रचना बनाते हैं। फाइब्रिन जैसी जाल बना देते हैं। अगले स्टेप में ये फाइब्रिन प्लस श्वेत रक्त कणिकाएं फाइब्रिन प्लस WBC और RBC इक्वल टू रक्त का जमना। हम बताएंगे, आपको बताने जा रहे हैं, जब रक्त बहना शुरू हो जाता है तो विषाणुओं के विघटन से थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जो कि विषाणुओं के विघटन होने से होती है। प्रोथाम्बिन जो क्रिया हुई और फाइब्रिनोजन यानी धागे जैसी संरचना और शरीर में उपस्थित कैल्शियम और विटामिन के ये मिलकर के थ्रोम्बिन नामक क्रिया करते हैं, थ्रोम्बिन बनाते हैं। और थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन मिलकर के फाइब्रिन बनाते हैं, यानी जाल जैसी अभिक्रिया है हमारे शरीर में। ये जिस चोट वाले स्थान पर जाल जैसे संरचना जिससे कि रक्त कण उसमें फंस जाते हैं। अगले इसमें फाइब्रिन WBC और RBC इक्वल टू रक्त का जमना। फाइब्रिन जब क्रिया हो जाती है तो श्वेत रुधिर कणिकाएं और लाल रुधिर कणिकाएं उसके अंदर से बहना निकल नहीं पाती,
जालकावत अभिक्रिया होने के बाद निकल नहीं पाती और रक्त का जमना शुरू हो जाता है, ऊपर एक पपड़ी सी बन जाती है। इसी को हम बताएंगे। फाइब्रिन जाल में श्वेत तथा लाल रक्तकणिकाएं फंस जाती हैं और रक्त का स्राव मार्ग बंद हो जाता है। चोट पर पपड़ी जम जाती है और खून का बहना बंद हो जाता है। पपड़ी हटाने पर फाइब्रिन जाल टूट जाता है और पुनः फिर रक्तस्राव होने लगता है। यानी इसको फाइब्रिन और डब्ल्यू रक्तस्राव के ऊपर जो पपड़ी बन जाती है इक्वल टू पपड़ी बनना। घाव पर या चोट पर पपड़ी बन जाती है। और पपड़ी बन जाती है और रक्त का बहना बंद हो जाता है। ये क्रिया थी। यानी इसमें विटामिन के की उपस्थिति होना अनिवार्य है, इसलिए हमें विटामिन के को भी साथ में लेना चाहिए। ये रक्त के बहने की क्रिया की, उसमें रक्त का बहना से लेकर के जमने तक की क्रिया को हम ब्लड क्लोटिंग के नाम से और इसको प्रोथामिनोजन की क्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब बात कर रहे हैं रक्त समूह के बारे में। कहते हैं कि रक्त समूह क्या है। रक्त सभी में एक जैसा होता है, रक्त का रंग लाल होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं रक्त समूह के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि वास्तव में रक्त सभी का एक जैसा नहीं होता। रक्त समूह इसको कहते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की जब बात करते हैं हम, कहा यह जाता है कि हर व्यक्ति में एक जैसा खून होता है, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे कोई सा भी जानवर हो, जिसमें खून है वो सबका एक जैसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें प्रथम दृष्टया में बाहर दिखाई देता है कि हमारे शरीर में जब का जो खून है वो लाल रंग का है, लाल रंग का होता है। यानी देखने पर सभी का खून ऐसा दिखाई देता है कि हमारे शरीर में जो खून है वो लाल रंग का है, इसलिए ये सबका खून एक जैसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर क्या है? यानी ब्लड समूह की बात है तो ए, बी, सी और सॉरी गलत हो गया, ए बी और ओ, ये चार ग्रुप हैं रक्त समूह। ए रक्त समूह, बी रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप, सी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह। वास्तव में जो ब्लड समूह है वो मुख्य रूप से चार होते हैं। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। हम इनकी बात करें, ए रक्त समूह में ए एंटीजेंस होती है, ए एंटीजेंस होती है। बी रक्त समूह में बी एंटीजेंस होती है, बी एंटीजेंस होती है। ए बी में ए बी दोनों ए और बी एंटीजेंस होती हैं, यानी ए बी समूह में। ओ रक्त समूह में ए और बी दोनों अनुपस्थित होती हैं, ए और बी अनुपस्थित।
ए एंटीजेंस और बी एंटीजेंस दोनों ही ओ में अनुपस्थित होती हैं। ये तो रही एंटीजेंस के बारे में। और फिर इस एंटीजेंस के बारे में बात करें तो ए में ए प्लस, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव। दूसरा बी में होता है बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। ए बी में होता है ए एंटीजेंस और बी एंटीजेंस होती है, तो उसमें दोनों यानी ए एंटीजेंस में ए पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, उसी प्रकार बी एंटीजेंस होती है इसके अंदर, तो ए पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। ओ इसमें ए भी अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है। ओ को सर्वदाता, ओ ग्रुप वाला सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है, यानी सभी में ए वाले को भी चढ़ाया जा सकता है, बी वाले को भी इसका ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है, ए बी वाले को भी चढ़ा सकता है। ए भी सर्वग्राही होता है। ये क्या है? दाता, सर्वग्राही। ग्राही का मतलब सभी का खून लेने वाला, और सर्वदाता यानी सभी को डोनेट करने वाला होता है, यानी सभी को इसका ब्लड दिया जा सकता है। इसके बारे में बात करें तो अभी तक हम देख रहे थे कि ब्लड एक जैसा होता है, लाल रंग का होता है। नाना पाटेकर ने भी कई बार अपनी फिल्मों में चर्चा की, देखो कि हम हिंदू, हम मुसलमान, हम फलाने, हम दिखाने सभी होते हैं। हमारा खून देखिए, देखो इसका खून लाल होता है, इसका भी खून लाल होता है। हिंदू का खून देख लो, मुसलमान को देख लो, वो ब्लड ग्रुप में लाल होता है, देशभक्ति जगाने के लिए बात सही है। लेकिन वास्तव में साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजेंस होती है, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजेंस होती है, और ए बी में ए और बी दोनों ही एंटीजेंस होती हैं, और ओ में कोई भी ए और बी एंटीजेंस नहीं होती। और वास्तव में इस एंटीजेंस के द्वारा ही हम एक ब्लड ग्रुप को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में दे सकते हैं। अलग अलग समूह में रक्त देने की बात करते हैं, यानी जब हम एक जैसा ब्लड होता, यदि हम किसी को डोनेट कर दें, किसी को रक्तदान कर दें और हम रक्त के बारे में पहचान न करें, तो देने वाले को, रक्त देने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिसको रक्त चढ़ाया जा रहा है और हमने किसी प्रकार की जांच नहीं की है कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो ऐसी कंडीशन में क्या प्रभाव होंगे उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यदि मान के चलो कोई बी ब्लड ग्रुप का कोई व्यक्ति है और उसको ए ब्लड ग्रुप का ब्लड दे दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि इसमें एंटीजेंस अलग अलग होती हैं, तो हमारे जैसे ही हमारे शरीर में इसका श्रावण होगा, यानी हमारे शरीर में प्रसंचरण होगा, हमें चढ़ाया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमारी किडनी कार्य करना बंद कर देगी, यकृत कार्य करना बंद कर देगा, और हमारे शरीर में एंटीबॉडीज यानी का निर्माण हो जाएगा, शरीर में हमारी रक्त का थक्का जम जाएगा और हमारे रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यानी एक से समूह वाले रक्त में पाए जाने वाले प्रतिपिंड या एंटीबॉडीज एक जैसे होते हैं, किंतु यदि रक्त देने वाले के दोनों रक्त समूह अलग अलग हैं तो उससे नुकसान रक्त लेने वाले का होता है। इसके विपरीत रक्त समूह का रक्त देने पर जिस व्यक्ति का रक्त दिया जाता है उसे तेज बुखार आ जाता है, उसकी किडनी खराब हो जाती है, अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अलग अलग रक्त समूह से पाए जाने वाले एंटीबॉडीज यानी एंटीजेंस प्रतिविरोधी होते हैं और क्रिया करते हैं, जिससे लाल रक्त का विनाश शीघ्रता से हो जाता है। अब रक्त समूह के बांटने की बात करिए तो रक्त समूह को हम चार भागों में बांट सकते हैं, ए बी और ओ। यानी ए में ए एंटीजेंस होती है, बी में बी एंटीजेंस होती है, ए बी में ए बी दोनों एंटीजेंस होती हैं, ओ में ए बी दोनों अनुपस्थित एंटीजेंस होती हैं। अब बात कर रहे हैं हम रक्त डोनेट करने के बारे में। ए वाला किसको दे सकता है, बी वाला किसको दे सकता है, इसकी बात कर रहे हैं। रक्त का यानी रक्त का दान और ग्रहण करना, ग्राही।
देना लेना। ए रक्त समूह वाला ए वर्ग तथा ए बी वर्ग वाले को दे सकते हैं। ए वर्ग को दे सकते हैं और बी वर्ग को दे सकते हैं। ए वाले का ए वर्ग को दिया सकता है और बी वर्ग को दिया सकता है। जिस रक्त में बी वर्ग वाले का बी वर्ग तथा ए बी वर्ग वाले को दे सकते हैं, सॉरी यहां बोला ए बी वर्ग वाले को दे सकते हैं और ए बी वर्ग वाले को दे सकते हैं। यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो ए ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकता है और ए बी का भी ले सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो बी वर्ग वाले को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो केवल ए बी वाले को दे सकता है। जिसका ओ है वह ए बी और ओ, यानी ये ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है। यानी ये सर्वदाता कहलाता है। दाता ये सर्वग्राही कहलाता है, सभी का ग्रहण कर सकता है। ठीक, यानी ये ब्लड ग्रुप के बारे में हमने चर्चा की। ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप 4 वर्ग होते हैं। एंटीजन्स के बारे में बताया तो ए एंटीजन्स ए में पाई जाती है और ये ए वर्ग वाले को ए रक्त समूह का व्यक्ति ए ग्रुप वाले को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है। बी ग्रुप वाला बी को दे सकता है और ए बी वाले का ग्रहण कर सकता है। ए बी वाला केवल ए बी का ब्लड ले सकता है और ओ वाला ए को भी दे सकता है ब्लड, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। यानी सर्वदाता है। इसके हम आदान प्रदान के बारे में बात की। आज हम बताने जा रहे हैं दूसरा RH समूह के बारे में। RH समूह क्या है? इसे हम RH फैक्टर के नाम से भी जानते हैं और इसका हमारे शरीर में बहुत ही विशेष तरीके से योगदान है, जिसे हम RH फैक्टर के नाम से जानते हैं। RH फैक्टर। RH फैक्टर या RH समूह भी कहते हैं। ये क्या है? बात इसको बहुत सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं। माना किसी पुरुष का ब्लड ग्रुप मान लो बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है। उसकी स्त्री का, किसका? स्त्री का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। यानी एक जैसे ही रक्त समूह के व्यक्ति हैं, लेकिन फैक्टर उनके पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, तो उनकी संतान, वो इन दोनों की संतान RH फैक्टर से प्रभावित होगी। क्यों होगी? इसके बारे में बात करेंगे। तो संतान जो बेबी होगा, संतान की जो आहार नाल है, जिससे वो मदर के यानी अपनी गर्भधारण अवस्था में यानी भ्रूण अवस्था में वह जो भी पोषक तत्व लेता है मां की आहार नाल से रहता है।
और माँ के में ब्लड ग्रुप में बी नेगेटिव है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी अवस्था में बच्चे के शरीर में अपनी माँ का RH पॉजिटिव वाला खून, RH पॉजिटिव वाला खून, RH फैक्टर वाला ब्लड ग्रुप उसकी अवस्था बहने लगेगा। जब पुरुष B+ पॉजिटिव है, मदर B नेगेटिव है, तो RH फैक्टर उनकी संतान पर प्रभावित करेगा। कहा जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति की शादी कराई जाए तो उस समय उन दोनों के ब्लड ग्रुप की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए, अन्यथा जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया कि पुरुष का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव, स्त्री का ब्लड ग्रुप B नेगेटिव, तो उनकी जो संतान होगी वो B पॉजिटिव ही होगी। संतान कैसी होगी? B पॉजिटिव होगी। जबकि मां के आहार नाल में मां के ब्लड ग्रुप B नेगेटिव है, तो उन दोनों के फैक्टर दोनों के अलग अलग होंगे। तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी। ऐसी कंडीशन में संतान की मृत्यु भी हो सकती है, जन्म के समय भी मृत्यु हो सकती है, या संतान कम दिमाग वाली, यानी उसके मस्तिष्क का विकास नहीं होगा। इसलिए RH फैक्टर के बारे में बात करते हैं। RH फैक्टर को रीसस नामक बंदर पर प्रयोग करके इसके बारे में ज्ञान किया गया था। रीसस नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में पता लगाया था। यानी मनुष्य के शरीर में बहने वाला रक्त खुली आंखों से एक जैसा दिखाई देता है, किंतु यह भी वैज्ञानिक सत्य है कि एक ही रंग के दिखने वाले रक्त के समूह अलग अलग होते हैं। RH भी एक प्रकार का एंटीजेंस है। इस एंटीजेंस का परीक्षण एक रीसस बंदर पर किया गया था, उसी के नाम पर इसे RH दे करके नाम दे दिया, इसे RH रखा गया। RH में धनात्मक RH और ऋणात्मक RH यानी पॉजिटिव और नेगेटिव RH के नाम से भी जाना जाता है। RH एंटीजेंस का महत्व गर्भधारण में तथा गर्भवती महिलाओं के में देखा जाता है। जब पति RH पॉजिटिव, पत्नी RH नेगेटिव, तो शिशु RH पॉजिटिव होगा। ऐसी अवस्था में बच्चे के शरीर में मां का RH नेगेटिव वाला खून गर्भनाल द्वारा जाता है। ऐसे में एंटीबॉडीज बनती हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज बनती है क्योंकि हमने बताया था कि A ब्लड ग्रुप वाला केवल A को दे सकता है और AB का ग्रहण कर सकता है, B ब्लड ग्रुप वाला B का ले सकता है और AB का। तो यहाँ पर रक्त समूह तो दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन एंटीजेंस अलग अलग हैं। ऐसी कंडीशन में संतान की मृत्यु हो सकती है। तो RH फैक्टर को भी ध्यान में रख करके हमें अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। आगे हम बात करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में यदि बालक जीवित रहता है तो उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता, अतः गर्भवती महिलाओं को रक्त देने से पहले उनका RH फैक्टर भी देख लेना चाहिए कि RH फैक्टर क्या है। आज हमने इतना बताया आपको। कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, इसके बारे में बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रक्तचाप के बारे में विशेष रूप में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, आप इसको नोट करेंगे। आज हमने विबाणु, रक्त समूह, रक्त का आदान प्रदान और RH फैक्टर के बारे में आपको समझाया। उम्मीद करता हूं कि आप इसको नोट करेंगे और इसको याद करेंगे, अधिगम में लाएंगे और इसको अपने यहां नोट करके याद करेंगे। भविष्य में ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।